आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व की राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो ध्रुवीयता को चुनौती गुट निष्पक्षता। अब हम पढ़ेंगे आखिर गुट निष्पक्षता है क्या। देखिए क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया दो भागों में बट रही थी, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वो नए नए देश आज़ाद हुए थे ना, तो जैसे कि लातीनी अमेरिका, एशिया और बहुत से नए देश जो अभी आज़ाद हुए थे उपनिवेशवाद से, तो क्या हुआ फिर ना उनके पास एक और चुनौती आ गई। उनके पास ये चुनौती है कि आपको दोनों विश्व की महाशक्तियों में से किसी एक ध्रुव में तो शामिल होना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका का ध्रुव हो, चाहे वो सोवियत संघ का ध्रुव हो। ठीक है, तो ऐसे में था कि जो नए देश आज़ाद हुए थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी फिर से इतनी मुश्किल से मिली हुई आज़ादी छीन ली जाए और वो फिर से किसी महाशक्ति का गुलाम बन जाए। तो एक तीसरा ऑप्शन सामने आया, वो था गुट निष्पक्षता। ठीक है, कि दोनों महाशक्तियों की गुट से अलग रहना। गुट निष्पक्षता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना, चाहे वो सोवियत संघ का हो, चाहे वो अमेरिका का हो। ठीक है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ रही थी, सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो अमेरिका के गुट में शामिल होना या तो सोवियत संघ के गुट में शामिल होना। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे गुट निष्पक्षता। जो गुट निष्पक्ष था ना की स्थापना किन देशों के द्वारा की गई थी, यह गुट निष्पक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन से देश कहलाते हैं? तो इसके 5 इम्पॉर्टेंट जो जिसके संस्थापक है वो 5 देश है। लेकिन क्या है ना कि स्टार्टिंग में जिसकी पहल की थी वो 3 देशों के द्वारा की गई थी और बाद में 2 देशों ने इसका सपोर्ट किया और वो भी इस गुट निष्पक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। ठीक है, तो पहला कौन सा, अब हम पाँचों देशों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला युगोस्लाविया है, युगोस्लाविया, दूसरा भारत, तीसरा मिस्र, और चौथा इंडोनेशिया, पाँचवा घाना। युगोस्लाविया के जो राष्ट्र नेता का नाम था जोसेफ ब्रोज टीटो था। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गामिल अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, घाना के वामे एनक्रूमा थे। यहाँ पे ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में सिर्फ 3 देशों ने गुट निष्पक्ष आंदोलन की पहल की थी। 1956 में क्या हुआ, एक सफल बैठक हुई जिसमें ना इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। हाँ, एक तीसरा विकल्प होना चाहिए गुट निष्पक्ष का, जिसके अंदर ना नए देशों को या फिर गरीब देशों को ज़बरदस्ती ही महाशक्ति अपने गुट में शामिल ना कर सके और वो अपना जो विकास है या अपने देश से संबंधित जितने फैसले अपने दम पर या अपने लिए खुद ले सके। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि 2 देश और शामिल हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया और घाना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ना गुट निष्पक्षता की पहली बैठक कब हुई थी और इसे बनाने के लिए इसे बनाया गया और इसके जो सम्मेलन किए गए थे उनसे क्या रिजल्ट आए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुट निष्पक्षता सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निष्पक्षता आंदोलन का सबसे पहले सम्मेलन जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ये सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था। इसका मतलब यह था कि इसके 3 रिजल्ट निकले जो सम्मेलन किया गया था। पहला कि पांचों देशों के बीच क्या रहेगा, हमेशा सहयोग रहेगा, हर सिचुएशन में ये एक दूसरे की ही मदद करेंगे। ठीक है, दूसरा था शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। मतलब जो शीत युद्ध के समय बहुत ज़्यादा जब शीत युद्ध का टाइम चल रहा था उस समय ना इसका बहुत ज़्यादा प्रसार हो जाता था, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके दायरे को कम करेंगे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र देशों का नाटकीय उदय करेंगे। गुट निष्पक्ष में शामिल देशों ने तय किया था कि जितने भी नव स्वतंत्र देश होंगे, स्पेशली जो अफ्रीका के देश जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनका हम विकास करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, और साथ साथ क्या हुआ, 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि यूएनओ में क्या हुआ था कि जब इसकी जो गुट निष्पक्षता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो काफ़ी सफल रहा, तो इसी के चलते क्या हुआ कि 16 नए देश जो अफ्रीका थे ना वो भी पहचान में आए और उनको भी यूएनओ की टीम में शामिल कर लिया गया। यूएनओ क्या है, देखिए यूएनओ एक 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 संस्था है, सॉरी एक टीम, एक संघ है जो सभी देशों में क्या करता है, शांति बनाए रखने की पहल करता है और हर संघर्ष को युद्ध का रूप ना लेने दे, ऐसी भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। याद रहे कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी ही यूएनओ कहलाया। बाकी अगर आपको ये पढ़ना है तो हम 6 चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से
पढ़ेंगे। अब देखिए क्या हुआ था, इसके सम्मेलन किया गए थे, इनके 3 रिजल्ट निकले, पहला, दूसरा एंड तीसरा। इसके बाद हम पहले पढ़ने वाले हैं कि हुआ क्या। जब ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा या फिर पूरी दुनिया के नज़रों में आने लगा कि हाँ एक तीसरा विकल्प भी हमारे पास है, तो ऐसे में क्या इसकी पहचान से बने लगी और सारे देश कहीं ना कहीं इसकी तरफ अट्रैक्टिव ही हुए, क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन था कि वो फिर से किसी देश का गुलाम ना बने, मतलब महाशक्तियों का गुलाम ना बने, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ ही क्यों ना हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले गुट निष्पक्ष सम्मेलन में क्या हुआ, 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। सिर्फ कितने देश शामिल हुए थे, 25। इसके बाद क्या, जैसे टाइम गुजरता गया ऐसा ही ना इसके सदस्य देश की संख्या भी बढ़ती चली गई। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फिर क्या हुआ कि इसकी ना फिर मीटिंग तो ऐसी होती रही, इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई। फिर 2006 में हवाना में क्यूबा में हुआ थी इसकी बैठक 14वीं, जिसके अंदर इस सम्मेलन किया गया था। इसमें ना देशों की संख्या बढ़ गई थी, इसमें 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। देखिए क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी तो कितने देश शामिल थे, सिर्फ 15, लेकिन अब कितने देश शामिल हो गए, 116 प्लस 15 पर्यवेक्षक। अब देखिए पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक ये होता है जो देशों पर निगरानी रखते हैं कि उन देशों में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, और वो पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इन देशों में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। मतलब मान लीजिए एक जासूसी सुपरवाइज़र टाइप के होते हैं ये जितने भी देश उनके ना किस तरह का कार्य हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा, निगरानी रखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि समय के साथ ना गुट निष्पक्षता में बदलाव आए, जैसे कि महाशक्तियों के गुट में शामिल ना होना। गुट निष्पक्षता का पहला और अहम उद्देश्य यही रहा था कि ना जितने भी नव स्वतंत्र देश होंगे, गरीब देश होंगे, अफ्रीका जैसे देश होंगे, उन सबको ना महाशक्तियों के गुटों से अलग रखेंगे, पहला अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ ही क्यों ना हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसमें इस बात पे ध्यान रखा गया था कि गुट निष्पक्षता के में शामिल जितने भी देश होंगे ना, वो प्रतिद्वंदी गुट में शांति बनाए रखने के प्रयास करेंगे और उनकी स्थापना करेंगे, और साथ ही मध्यस्थलता की भूमिका निभाएंगे। मान लीजिए कि अगर 2 ध्रुवीय विश्व जो है, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, इनके बीच कभी बाई चांस युद्ध की सिचुएशन हो जाती है या फिर इनके मित्र देशों के बीच युद्ध की सिचुएशन होती है, तो गुट निष्पक्षता में शामिल देश क्या करेंगे, इस युद्ध को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के अंत में जो युद्ध होंगे उसको भी ख़त्म करने में गुट निष्पक्षता के देश जो शामिल है वो अहम भूमिका निभाएंगे, जैसे कि निभाए भी गए। एग्जाम्पल के लिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं भारत गुट निष्पक्षता आंदोलन का एक सदस्य था जिसने शीत युद्ध के समय मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि दक्षिणी और उत्तरी कोरिया का जो संकट था उसको सॉल्व करने में भारत के नेता जवाहरलाल नेहरू जो गुट निष्पक्षता आंदोलन के नेता रहे थे, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अब नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आखिरकार है क्या। देखिए कि उस समय क्या हुआ था कि 2 ही ऑप्शन, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ था, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। फिर तीसरा ऑप्शन आया गुट निष्पक्षता। गुट निष्पक्षता के देशों ने अहम भूमिका निभाई थी शीत युद्ध के समय। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ना अब ये माना गया कि जो गुट निष्पक्षता है, गुट निष्पक्ष आंदोलन है, वो सिर्फ ना युद्धों को ख़त्म करने और देश में शांति बनाए रखने का ही काम करता है। लेकिन ना अगर रियलिटी देखी जाए ना, तो गुट निष्पक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थलता करने वाले देश भर नहीं थे। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ कि जितने भी ना अधिकांश देश जो गुट निष्पक्ष आंदोलन में शामिल थे ना, उन्हें अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इसके ना ज़्यादातर जो देश थे ना वो ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, और इनका विकास नहीं हुआ था। अब देखिए जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी ना, उसके ना मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी थी, या कहे कि गुट निष्पक्ष आंदोलन में शामिल जितने भी देश थे उनकी मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी रही थी। सबसे पहले मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी रही थी, तो सबसे पहला टॉपिक है इसका आर्थिक रूप से गरीब देश थे। ठीक है, तो क्या था, आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करना तथा अपनी जनता को गरीबी से उभारने की थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, क्योंकि अभी भी ये देश क्या हुए थे, अंग्रेज जो उपनिवेश बने हुए थे, अभी भी ये देश बहुत मुश्किल से इन्होंने आज़ादी पाई थी। तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बिछड़े हुए थे, इनका विकास भी नहीं हुआ था, और इनकी जनता थी वो भी ना गरीबी से
गरीबी में गरीब थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ,